आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अनसॉल्व पेपर जिसका कोड है 824 IL उसमें हम फिजिक्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम केमिस्ट्री के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमको इसका समीकरण लिख के इसको संतुलित करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर प्लस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर एरो है तो एरो लगा देंगे। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस में यहाँ पर क्या है? जल है, H2O। प्लस में क्या है? जल है, तो हमने यहाँ पर पानी को लगा दिया। अब हम देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है ये। तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितना है? 3 1 4 है। कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी BeCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट, प्लस में पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट। फिर उसके बाद एरो है तो यहाँ पर एरो लगा देंगे। उसका बेरियम सल्फेट। अब ये देखो रिएक्शन करेगा आपस में इससे, तो क्या होगा? ये बेरियम सल्फेट यानी BeSO4, बेरियम सल्फेट। अब प्लस लगा, प्लस लगा के आगे क्या है? पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ये किसका सूत्र है? पोटेशियम क्लोराइड का। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर Be 1 है, यहाँ पर Be 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 है। तो आगे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन। अब यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम 2, यहाँ पर पोटेशियम 2, सल्फेट 1 और यहाँ पर सल्फेट 1, यानी इक्वेशन हमारा सेकंड भी क्या हो गया? बराबर हो गया। अब तीसरा है हमारे यहाँ पर जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जिंक और प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद एरो लगा है, यहाँ पर एरो लगाएंगे। फिर यहाँ जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर क्या होगा? जिंक सल्फेट ZnSO4। और उसके बाद में हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। अब हम इक्वेशन को देखते हैं। जिंक 1, यहाँ पर जिंक 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर सल्फेट SO4 1, यहाँ पर SO4 1, यानी इक्वेशन ये भी हमारा क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। अब चलेंगे चौथे पर, तो सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब प्लस में जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। फिर उसके बाद एरो लगा देंगे हम यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। उसके बाद में प्लस जिंक नाइट्रेट, प्लस में जिंक, प्लस में जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट NO3। क्या होगा? जिंक नाइट्रेट। इसका हो जाएगा होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट। अब हम इसको देखते हैं बैलेंस है। Ag हमारा 1 है, यहाँ पर Ag 1 है, NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर NO3 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे NO3 हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर Ag बढ़ गया, कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर Ag कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Ag 2Ag, 2NO3। अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर जिंक कितना है? 1 है, तो यहाँ पर भी जिंक कितना है? 1 है। क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अगला है 26वां नंबर है इसमें का
एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, यानी जस्ते का छड़ यानी जिंक की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। किसके विलयन में डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। क्यों? देखो, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कॉपर होता है ये Cu2+ और ये SO4 2- के रूप में होता है। Cu2+ का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला होता है। तो इसके विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जिंक डालते हैं तो क्या करता है? जिंक सल्फेट से रिएक्शन कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और प्लस में कॉपर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। तो जिंक हमारा क्या होता है? ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। इस कारण से नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? देखो, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। प्रबल प्रबल आयनिक प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है। प्रबल आयनिक बंध पाया जाता है, जिसके कारण से इसका जो है गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमको और अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। अगला है 27वां नंबर हमारा, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? इसके दो उदाहरण लिखना उदासीनीकरण अपक्रिया के। तो हमको पता है उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं कि जब अम्ल यानी जब अम्ल और क्षार जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण प्लस में जल का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि HCl अम्ल है और प्लस में एक हम क्षार ले रहे हैं NaOH। अब ये अम्ल क्षार मिलकर क्या करेगा? यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है, तो ये क्या हो जाएगा? NaCl, यानी एक बन जाएगा लवण, और H और ये OH है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये H2O, यानी एक पानी के अणु का निर्माण करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। तो ऐसे अपक्रिया क्या बोलते हैं? हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? देखो, भर्जन में क्या होता है? जब अयस्कों को हम गर्म करके उसमें धातुओं को विस्थापित करते हैं, क्या करते हैं? धातुओं को अलग करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। आई बात समझ में? जब अयस्कों को गर्म करके उसमें से धातुओं को अलग करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। मतलब अयस्कों से धातुओं को अलग करना ही क्या होता है? भर्जन होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमको IUPAC नाम लिखना है इसके। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन CH3COOH, ये है हमारा CH3COOH, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर COOH किसको डिनोट कर रहा है? ये अम्ल को डिनोट कर रहा है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ। इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। सेकंड पर हमारा है
CH3 CHO, CH3 CHO, CHO क्या है? एल्डिहाइड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल लगता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ। इसका नाम हो जाएगा एथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो आईपीएसी थी, दोनों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मिसेल। अगला क्वेश्चन उसमें से है, मिसेल किसे कहते हैं? देखो मिसेल क्या होता है, जब साबुन को घोला जाता है तो साबुन के अणु क्या करते हैं? जब साबुन को घोला जाता है तो साबुन के अणु एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे साबुन को हम क्या करेंगे? पानी में घोलेंगे, तो जब पानी में घोलेंगे तो उसके अणु क्या होंगे? इकट्ठा होकर एक गुच्छों का निर्माण कर लेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातुओं में ऑक्सीकरण के द्वारा उनमें जंग लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सबको यहाँ पर हमने सॉल्व किया है।